ठीक है। आज हम पढ़ेंगे लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर से आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि क्या करता है, ये लोड को बैलेंस करता है। ठीक है, लोड को कैसे बैलेंस करता है, कहाँ कहाँ बैलेंस करता है, कैसे लोड बैलेंसर काम करता है, तो ये हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हम करते हैं लोड बैलेंसर स्टार्ट। अभी तक हमने पढ़ा था कि लोड बैलेंसर, जैसे मैं नाम से ही पता लग रहा है कि लोड को बैलेंस करता है। ठीक है, हम थोड़ा पिक्चर की डायग्राम से समझते हैं कैसे होता है। ये मेरा यूज़र है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा बीच में आएगा इंटरनेट। और एक ही मेरी होगी लोड बैलेंसर के लिए, मेरी ये पीछे होगा जो मेरी वर्चुअल मशीन चलती है EC2। ठीक है, मेरा वो EC2 मेरा हो गया लोड बैलेंस। मान लेता हूँ इंटरनेट मेरी होगी यूजर्स। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे कि आपने देखा होगा कि यूजर्स क्या करते हैं, अगर हमारा कि कोई भी वेबसाइट अगर मेरी डिप्लॉय है तो उसको यूजर क्या करेगा, www.com जो मेरा DNS नेम होगा उसको हिट करेगा। ठीक है, तो अभी तो हमारे लोड बैलेंसर केस में DNS की बात नहीं करते हम। ठीक है, बैकएंड में क्या होता है, DNS के पीछे आते हैं। ठीक है, यूजर ने लेट्स सपोज DNS को हिट किया, तो DNS क्या करता है, पीछे जो उसके लगा होता है लोड बैलेंसर। ठीक है, वो DNS से होके इंटरनेट पे जाता है। ठीक है, इंटरनेट से फिर DNS से होते हुए हमारे लोड बैलेंसर को रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, आप लोड बैलेंसर देखेंगे बहुत लंबा चौड़ा सा आपको नाम मिलेगा उसमें, जो आपका लोड बैलेंसर का नाम होगा। ठीक है, लेट्स सपोज नंबर ऑफ हिट आ रही है मेरे लोड बैलेंसर पे, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे। ठीक है, और मेरे पीछे EC2 इंस्टांस चल रहा है, मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है, वो लोड बैलेंसर के थ्रू मेरे इंस्टांस पे रीडायरेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से रीडायरेक्ट हुई। अब लोड बैलेंस कैसे करता है, यूजर्स का मेरा ट्रैफिक आया। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरे एक पर्टिकुलर EC2 है जो कि मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब उस पर जो ट्रैफिक का लोड है वो 80% है। ठीक है, अब मैं एक EC2 से ज़्यादा काम कराऊंगा तो क्या होगा, जो उसके रिसोर्सेज है वो भर जाएंगे, तो वो क्या होगा, जो मेरा EC2 है वो या तो करप्ट हो जाएगा या मेरी एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इक्वली डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो भी मेरे यूजर से वो यूजर से डेटा आ रहा है फैच करने के लिए, कि मतलब मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो वो क्या करेगा, डेटा यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है वो इक्वली डिवाइड कर देगा मेरे पर्टिकुलर सर्वर पे। मेरे इस पे फ्रंट एंड चल रहा है, लेट्स सपोज इसको मान लेते हो, इस पे मेरा फ्रंट एंड चल रहा है, दो पे मेरा फ्रंट एंड चल रहा है, इस पे मेरा फ्रंट एंड चल रहा है। तो क्या करेगा यूजर, ये पर्टिकुलर दोनों हमारे EC2 में लोड बैलेंस करेगा कि जो भी डेटा ट्रैफिक आ रहा है, अगर इसने हम इसमें परसेंटेज सेट कर देंगे कि मैं मेरा जो पर्टिकुलर EC2 है इतने ही परसेंटेज वेट सह सकता है, तो वो क्या करेगा, जैसे ही ये अपनी पीक पे पहुंचेगा तो ये डेटा इधर ट्रांसफर करने लग जाएगा दूसरे EC2 को। ठीक है, तो लोड जो बैलेंस होता है वो इसी तरह होता है कि जैसे EC2 का कुछ हमने थ्रेशोल्ड सेट कर रखा है कि पर्टिकुलर इतनी ही रिक्वेस्ट वो अपर लिमिट तक जा सकती है, इसके बाद या तो आप डेटा जो है वो ऑटो स्केलिंग करके नए EC2 बनाइए, वरना मतलब
फिर नहीं तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। तो हम इसके आगे वाला जो पढ़ते हैं वो ऑटो स्केलिंग पढ़ते हैं कि जैसे ही आपके EC2 पे लोड बढ़ गया तो फिर ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग हो जाए आपकी, जो आपने पढ़ेगी वर्टिकल ऑटो स्केलिंग। तो आपके नंबर ऑफ EC2 बढ़ जाए तो उसके हिसाब से बैकएंड में क्या करेगा वो लोड बैलेंसर अपने और भी EC2 अटैच कर लेगा पीछे, ताकि और वही सत्या, ये वर्टिकल स्केलिंग या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। ठीक है। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग में तो ये होता है आपका जो रिसोर्सेज है उसको बढ़ाया जाता है वर्टिकल स्केलिंग में। हॉरिजॉन्टल में क्या हाँ, होता है, जैसे रैम हार्ड डिस्क को बढ़ा देंगे। हाँ उसको बढ़ाता है, वो हमारी वर्टिकल स्केलिंग में आती है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में होता है कि जो मेरी सेम एप्लीकेशन एक EC2 में चल रही है वही सेम एप्लीकेशन मेरी एक नई EC2 में डिप्लॉय हो जाएगी। जो कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लॉन्च टेम्पलेट होता है जो हम प्री डिफाइन कर देते हैं कि जो मेरा न्यू इंस्टांस बनेगा, अगर मेरा ऑटो स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का डिप्लॉय होगा। ठीक है, तो जो भी मेरी ऑटो स्केलिंग होगी ऑन द बिहाफ ऑफ लोड वो लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अब ये हम जैसे अगर सेटअप करते हैं तो कैसे करते हैं ये भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मेरा हो गया यूजर, इसमें कोई मेरा कोई होस्ट नेम है, xyz.com। ठीक है, ये मेरा लेट्स सपोज मैंने मान लिया कोई DNS नेम है XYZ। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, एक मेरा एक आएगा सिक्योरिटी ग्रुप, जो मेरा पर्टिकुलर लोड बैलेंसर का जो लोड बैलेंसर को जो डेटा ट्रैफिक राउट करेगा वो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप से होके जाए। ठीक है, तो आपकी जो एक फायरवॉल प्रोटेक्शन कह सकते हैं वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से गया मेरा एक लोड बैलेंसर पे। ठीक है, मैं अभी नेमिंग बाद में कर दूंगा। लोड बैलेंसर के बाद फिर मेरा एक कॉन्सेप्ट आता है VPC, जो कि आपको बाद में पढ़ा जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है मेरा, यहाँ पे मेरे छोटे छोटे EC2 मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ हो गया, ये हो गया मेरा लोड बैलेंसर LB। ये मेरा हो गया यहाँ पे VPC। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे मेरा एक सिक्योरिटी ग्रुप एक और है। ठीक है, ये जो होता है ये EC2 वाला जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है ये वो है। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है टारगेट ग्रुप। ठीक है, अब क्या होगा, लेट्स सपोज यूजर ने कोई रिक्वेस्ट करी कि मैं पर्टिकुलर वेबसाइट पे देखना चाहता हूँ डेटा क्या कंटेंट क्या है। मैंने वेबसाइट को हिट किया DNS को, वो क्या करेगा बैकएंड में आएगा, पहले सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेगा जो आप रूल डिफाइन करते हैं, जो कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप में बता रखा है। जो EC2 में रूल डिफाइन करते हैं सेम लोड बैलेंसर के लिए भी होता है कि आपको इनकमिंग कौन सा ट्रैफिक देना है, आउटगोइंग कौन सा ट्रैफिक देना है। तो वो यहाँ पे आप रूल डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ से रूल डिफाइन कर दिया, अगर इनकमिंग ट्रैफिक अलाउ है तो वहाँ से रिक्वेस्ट होकर आपके लोड बैलेंसर पे जाए। लोड बैलेंसर के बाद आता है आपका VPC का कॉन्सेप्ट। VPC में आपका होता है जो आपने अपनी इंडस्ट्री में देखा होगा, एक नेटवर्क सेटअप किया जाता है कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एक सबनेट प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई आप सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेंज से ही आपको IP मिलती है कि आप पर्टिकुलर एक सबनेट में हैं। तो मैं एक रेंज बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा आपकी 192.168.1.1/16। लेट्स सपोज मेरा ये सबनेट है, मैंने यहाँ दे दी। तो अब जितनी मेरे
को मैं इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा, जितने भी होस्ट मशीन वो पर्टिकुलर इसी आईपी से रेंज से होके जाएंगे और उसका सबनेट भी 16 ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का एक नेटवर्क बना दिया कि इसी पर्टिकुलर आईपी के अंदर जितने भी मेरे नंबर ऑफ इंस्टांट बने वो इसी में बने। ठीक है, तो एक तरह की ये भी आपकी सिक्योरिटी होगी कि आप पर्टिकुलर आईपी के थ्रू भी बाइंड कर सकते हैं कि आपको अगर और कोई नेटवर्क डिफाइन करना है जो कि इस पर्टिकुलर वीपीसी के अंदर जितने इंस्टांस बने वो आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, तो आप क्या करेंगे, नेटवर्क चेंज कर देंगे। आपने कई जगह देखा होगा कि आपको कई बार इंस्टांस में सिस्टम में आपकी मिलती है 172, कई बार मिलती है 192, कई बार मिलती है 10 डॉट समथिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट आईपी में क्या होगा कि आप नेटवर्क ही डिफरेंट कर दे रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट ना कर पाए। ठीक है, तो वीपीसी का यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट होता है कि मैंने एक पर्टिकुलर सबनेट डिफाइन कर दिया कि अब जितनी इसके अंदर वीपीसी बनेंगी, जितने भी हमारे नेटवर्क बनेंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, मेरी रिक्वेस्ट आ गई वीपीसी पे। ठीक है, वीपीसी के बाद गया ये टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप में मैं डिफाइन करूंगा कि अगर मेरा यूज़र XYZ में आया है, ठीक है, उसने पर्टिकुलर डीएनएस पे हिट किया है, तो मेरा जो डेटा जो जाना है ट्रैफिक वो कौन से EC2 पे लैंड करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक होस्टिंग नेम कर रखा है XYZ, तो मैंने अपनी जो एप्लीकेशन चलाई, लेट्स सपोज इस पे चलाई है। ठीक है, मेरा जो मेन फ्रंट एंड चल रहा है वो इस पे चल रहा है, मैंने इधर रखा xyz.com। ठीक है, या फिर xyz जो भी दे रखा .com में लिख देता हूँ कि अगर बंदा कोई मेरा ये टाइप करता है तो उसको कौन सी C2 पे रिडायरेक्ट करना है, इस पे। और मैं ये टारगेट ग्रुप भी सिलेक्ट करूंगा कि कौन से टारगेट ग्रुप पे कौन सी EC2 पे जाएगा। ठीक है, फिर आपने देखा होगा बहुत जगह होता है कि अगर मैं टाइप करता हूँ xyz.com/docs। ठीक है, अगर कोई यूज़र आता है xyz.docs, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने एक पर्टिकुलर पाथ दे दिया है कि कोई किसी यूज़र ने xyz.com/docs किया तो मेरा एक पर्टिकुलर इंस्टांस एक पर्टिकुलर इस पेज पे चल रहा होगा जिसमें कि मेरे डॉक्यूमेंट्स के वो होंगे /docs में। ठीक है, अभी मैंने यूज़र पे क्या किया था, अगर कोई xyz.com से आता है तो पर्टिकुलर उसको इस पे रिडायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब सेकंड कोई यूज़र आता है तो मैंने जैसे अपने फेसबुक पे भी देखा होगा या लिंक्डइन पे भी देखा होगा, हर एक टैब में आपको अलग पेज खुल के मिलता है। ठीक है, वो क्या होती है, पाथ बेस्ड राउटिंग होती है उसमें। तो आपने देखा होगा डीएनएस के आगे स्लैश करके अपने बहुत सारे देखेंगे नाम आ जाते हैं कि जैसे आपने स्लैश करके नाम दिया तो एक डिफरेंट पेज खुल जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यही होता है, आपने डोमेन नेम दिया स्लैश करके एक पाथ दे दिया कि मुझे डॉक्स वाले पेज में जाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से होके जो सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउ के लोड बैलेंसर अलाउ के फिर वीपीसी में जाएगा, फिर वो पर्टिकुलर उस इंस्टांस पे जाएगा जो आपने डिफाइन कर रखा है कि मेरे इस पर्टिकुलर ईसी में डॉक्स का पेज रन कर रहा है /docs। बताइए अंकित जी, कोई डाउट है आपको? इसमें ये पूछना था, ये जो जितने भी EC2 जो इंस्टेंस चल रहे हैं, इसमें एप्लीकेशन तो सब पे सेम ही डिप्लॉय है, तो ऐसा थोड़ी ना जैसे डोमेन स्लैश करके कुछ भी उसने टाइप कर दिया तो वो किसी पर्टिकुलर EC2 पे जाएगा। नहीं, इसमें आप जरूरी नहीं है, जैसे आपने फेसबुक का भी पेज देखा होगा, अगर आपने एक ही एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखी, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वो दे रखा है टारगेट ग्रुप। लेट सपोज आपने हर एक मल्टीपल पेज देखा होगा फेसबुक के, कोई पोस्ट वाला होता है, कोई न्यू फीड का होता है, आपने डिफरेंट एप्लीकेशन में देखा होगा कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज खुल के मिल जाता है। ठीक है, करेक्ट। सेम वैसे ही आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, लेट सपोज आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो फ्रंट एंड है सारी इसी में चल रही है, तो आप क्या करेंगे, एक नया टारगेट ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, एक नया टारगेट ग्रुप बनाएंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन का कोई पेज है, जैसे मैंने /docs आपने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया कि मेरा जो /docs वाला पेज है वो इसमें चल रहा है। ठीक है, अरे एक चीज पूछनी है मेरे को यहाँ पे, वो
ये जैसे मान लो कि एक एप्लीकेशन चल रहा है, फेसबुक चल रही है। हाँ अब फेसबुक पे जितने भी यूजर जो है हिट कर रहे हैं लोड बैलेंसर के थ्रू, जितने भी EC2 बने हुए हैं, जैसे मान लो कि बैकएंड पे 10 EC2 बने हुए हैं। हम्म अब जब भी यूजर की रिक्वेस्ट आती है, जो 10 EC2 बने हुए हैं बैकएंड पे, हम्म तो जो यूजर की रिक्वेस्ट होगी वो पर्टिकुलर ये देखता है कि जैसे स्लैश करके कुछ मान लो कि कुछ दे रखा है, फोल्डर का नेम दे रखा है, हम्म तो वो पर्टिकुलर हर एक EC2 पे अलग अलग डिफाइन रहता है, या हर एक EC2 पे सेम एप्लीकेशन डिप्लॉय रहती है सब पे, किसी पे भी यूजर की रिक्वेस्ट जाए, कोई ना कोई आउटपुट उसको मिलेगा ही। हाँ, मतलब जैसे कि आप डिपेंड करते हैं, जैसे पाथ बेस्ड राउटिंग कहते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि आपने एक डीएनएस से सेट कर दिया है कि अगर कोई भी यूज़र मेरा इस पर्टिकुलर को हिट करता है, तो वो क्या होगा कि आपने एक टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर दिया कि सबसे पहले वो VPC होकर टारगेट ग्रुप पे जाएगा। अब आप टारगेट ग्रुप के अंदर ये डिफाइन करते हैं कि अगर कोई यूज़र इस पर्टिकुलर डोमेन से आ रहा है, तो जो मेरे टारगेट ग्रुप के अंदर जितनी भी EC2 चल रहे हैं, वो सारे फ्रंट एंड के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बोला डायरेक्ट एप्लीकेशन खुल जाए। ठीक है, अब इसके अंदर एक EC2 हो सकता है, 2 EC2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, या तो अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा तो ये ऑटो स्केलिंग होकर बढ़ जाएगा जितना आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपके नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस है, हम नंबर ऑफ पेजेस को अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर मेरी एप्लीकेशन एक ही उस पर चल रही है, लेट सपोज मेरा यूज़र ने हिट किया xyz.com। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे यूजर्स को आपके फ्रंट एंड को नहीं देखना, आपके पर्टिकुलर एक डोमेन पे जाना है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करवाते हैं, तो वो क्या करेंगे, स्लैश एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप एक ही उस पर चलाएंगे, तो लेट सपोज आपका एक ये पर्टिकुलर EC2 डाउन हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपकी जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है वो भी नहीं चलेगी। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जो आपका जो दूसरा नया पेज है, आप उसके लिए दूसरी EC2 डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि मतलब एक नया सर्वर बनाते हैं नए पेज का, कि इसमें जो है मेरे EC2 कौन से चलेंगे, कि आपका जो नया पेज है स्लैश डॉक्स करके या स्लैश एप्लीकेशन जो भी होगी, पर्टिकुलर वो वाला पेज आपका इस वाले EC2 पे रन करेगा। तो यूजर्स को क्या होगा, जैसे xyz.com स्लैश एप्लीकेशन करा, तो यूजर यहाँ से होके आपका यहाँ लैंड हो जाएगा इस टारगेट ग्रुप में। आपको डायरेक्ट उसको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब एक चीज इसमें ये बताओ, हम्म कितने, जैसे मान लो कि जितने पेजेस उस यूजर को एक्सेस करने, उतने टारगेट ग्रुप बनाना पड़ता है? हाँ, आपको उतने टारगेट ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं एक ही में रखना है, तो आप एक ही में रख सकते हैं, वो आपके ओके। ऊपर है। बट अगर आपको ये मैंने बताया ना यूज केस क्या है, कि अगर आपने एक ही में रखा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपके एप्लीकेशन से, मुझे आपका जो एप्लीकेशन पेज है मुझे उससे काम है, मुझे आपके फ्रंट एंड से काम नहीं है। आपकी अगर हम्म इनकेस फ्रंट एंड डाउन भी हो गया, लेकिन आपका जो दूसरा पेज चल रहा है वो तो आपके दूसरे EC2 पे चल रहा है, तो मैं तो हम्म। आपकी एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता हूँ ना। मेरा एप्लीकेशन का पेज का काम है, तो मैं एप्लीकेशन वाले उस पर गया, रीडायरेक्ट हो गया, मैंने अपना काम किया, सबमिट हो गया। तो आपकी क्या हुई, ऐसे जो आपके यूज़र हैं जो अगर दूसरा पेज यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़र को डाउन टाइम नहीं आएगा। अगर मैं सारे यही कर दूँ कि मेरे EC2 पे ही क्लिक होने के बाद ही वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो, जैसे आप करते हैं ना, इसी में कर दिया मैंने, क्लिक किया तो एक और नया पेज खुल जाए इसी पे। ठीक है, तो हम्म। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका EC2 डाउन हुआ किसी भी रीजन की वजह से, तो आपकी सारी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, जितने भी आपने पेजेस उसमें ऐड किए होंगे सबके सब डाउन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया, डिफरेंट मैंने पाथ बेस कर दिया, कि अगर स्लैश इस पे होता है तो एक नए इस पे चले जाए, स्लैश इस पे होता है तो एक नए EC2 पे चले जाए। तो इससे क्या होगी, पर्टिकुलर यूज़र के हिसाब से, यूज़र के केस के हिसाब से वो अपने डिफरेंट पेज पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। आपने उस पर भी देखा हो, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करते हैं तो कभी कभी फ्रंट वाला नहीं चलता, लेकिन आपके ऑर्डर्स वाली जो पेजेस होते हैं वो वर्क करते हैं। तो उस केस में टारगेट ग्रुप जो है ना अलग डिफाइन किया रहेगा हाँ, उसके लिए? वो आपने टारगेट ग्रुप अलग डिफाइन किया, आपका बेनिफिट है ना टारगेट ग्रुप देने का। हम्म। हम्म, तो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ठीक जब है। एग्जांपल दिखाएंगे ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, समझ गया। ठीक है, तो अभी जो हमारा ये काम करता है ऐसे, और ये सिक्योरिटी ग्रुप आप वो अपने बेसिस पे लगा सकते हैं कि इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक, आपका यहाँ भी सिक्योरिटी है और यहाँ भी सिक्योरिटी है, दोनों जगह। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? नहीं नहीं। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट होगा तो कल भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये मतलब वर्क फ्लो है, ऐसे काम करता है। ठीक है, इसमें और भी रूल आते हैं, लिसनर का होता है,
कि कौन से पोर्ट पे लिसन करना है, कौन सी सर्विस पे प्रोटोकॉल पे लिसन करना है, वो भी आता है। वो जब जैसे जैसे प्रैक्टिकल होगा वैसे वैसे आपको डिपेंड आई चाहिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ भी दिखा दूँ। हम चलते हैं लोड बैलेंस। अब क्रिएट करने के बाद आपको ये दिखने होंगे 3 तरह के लोड बैलेंसर। वैसे 4 होते हैं, बट जो चौथा है वो प्रीवियस जनरेशन में चला गया तो वो यूज़ नहीं होता। वो ये है क्लासिकल लोड बैलेंसर। तो हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा है एप्लीकेशन टाइप है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करनी है तो पर्टिकुलर उस बेसिस के लिए आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का यूज़ करना है। ठीक है, ये कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? आपके HTTP और HTTPS पे। आपने कई बार देखा होगा कि आप जैसे कोई वेबसाइट हिट करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे लॉक सा आता है, ये ताला, कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये क्या होता है कि जो आपकी HTTPS होती है वो सिक्योर लेयर पे होती है। जो भी आपका डेटा एक आपके यूज़र एंड से आपकी वेबसाइट पे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योरली हो रहा है, तो वहाँ पे आपका HTTPS का यूज़ होता है। ठीक है, और आपका अगर नॉट सिक्योर है तो वो आपका HTTP पे होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको जब अपाचे पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दिखाई थी तो आपने देखा होगा यहाँ पे नॉट सिक्योर आता है लिखा हुआ। ठीक है, और अगर आप HTTPS लिखते हैं तो आपकी एप्लीकेशन भी नहीं खुलती। ठीक है, जब तक आप कोई सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं कर लेते। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पे जो सर्टिफिकेशन का यूज़ होता है वो SSL होता है। ठीक है, SSL होता है, और ये लेयर 7, आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा नेटवर्किंग में, तो ये लेयर 7 पे काम करता है। ठीक है, इसमें और क्या बेनिफिट है कि अगर आप, जैसे मैंने बताया था आपको टारगेट ग्रुप सेलेक्ट करने का, तो आप कौन कौन से टारगेट, किस किस बेसिस पे टारगेट ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका IP बेसिस पे, कि आपने डिफाइन कर दिया है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है वो पर्टिकुलर एक इंस्टेंस की IP पे ही रिडायरेक्ट हो, वो पर्टिकुलर आप इसमें डेडिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, इंस्टेंसेस। आपने इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर दिया, EC2 जो वर्चुअल मशीन करी वहाँ से अटैच कर दी कि कोई भी रिक्वेस्ट है मेरे पर्टिकुलर इस वाले EC2 पे चलेगी। थर्ड जो होती है वो लैम्डा। अब लैम्डा आपने पढ़ा नहीं है, आप बस नाम से देख ले कि एक लैम्डा पे भी हम इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, और प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ करती है? HTTP और HTTPS। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर से आपको क्या पता होगा कि जहाँ पे हमें नेटवर्किंग का ज़्यादा है, ज़्यादा लेयर पे हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, मतलब बहुत कम लेटेंसी पे बस डेटा ही ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो स्ट्रीमिंग होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू जाता रहता है। ठीक है, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डेस्टिनेशन पे वो पहुँच रहा है या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कंटिन्यूटी पे डेटा ट्रांसफ़र होता है तो बहुत सारे पैकेट जो हैं वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो तो कभी कभी आपने देखा होगा वीडियो पॉज हो रही है या रुक रही है, तो ये उसी का वो होता है कि डेटा इधर उधर जो ट्रैफिक रिडायरेक्ट हो जाता है, तो वो इसी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो काम होता है वो नेटवर्क लोड बैलेंसर का होता है। और ये कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? TCP UDP पे। ठीक है, और इसमें जो अगर इंस्क्रिप्शन की बात करें कि अभी जो इसमें इंक्रिप्शन यूज हो रहा था कि SSL के सर्टिफिकेट यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो नेटवर्क लोड बैलेंसर के अगर हम उसमें बात करते हैं सिक्योरिटी पे, कौन सा इसमें सर्टिफिकेट यूज होता है, वो होता है TLS। आपकी जो Gmail की सर्विस है, या फिर मैं अगर अपनी खुद की AWS की देखूं तो इसमें भी आपको TLS दिखाएगा। दिखा देता हूँ डिटेल्स में। आपको देखना TLS ऑथेंटिकेशन, तो ये जो है वो TLS लेयर का इंस्क्रिप्शन यूज करते हैं। इंक्रिप्शन आपका वही होगा कि एंड यूजर से, एक मिनट, मम्मी ये देखना, ये बाल्टी पे चढ़ रहा है, गिर गया है। हाँ,
तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं हम? TCP UDP, जहाँ पे हमें बस डेटा ट्रांसफ़र करना है कंटिन्यू, जैसे हमारी यूट्यूब स्ट्रीमिंग एग्जांपल दिया था वो है। मम्मी 2 मिनट लेके जाना बाहर थोड़ा। ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसर हमारा मतलब मोस्टली थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करने के लिए होता है, तो इसका हम यूज़ ही नहीं करते ज़्यादा। हमारा जो मोस्टली काम होता है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क पे चलता है। ठीक है, मोस्टली हम ज़्यादातर एप्लीकेशन ही करते हैं, एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करते हैं, क्योंकि नेटवर्क के लिए हमें इतना कोई ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, TCP में बताया था मैंने, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है कि जहाँ से आपका सोर्स का जहाँ से पैकेट ट्रांसफ़र हुआ है वो एंड यूज़र तक गया है कि नहीं। UDP में क्या होता है, UDP में बस डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट नहीं लेता कि वहाँ से पर्टिकुलर जहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना था वो गया है कि नहीं, उसमें सिर्फ कंटिन्यू डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लोड बैलेंसर में जो और फीचर्स होते हैं, एक होता है लिसनर का। लिसनर में हम डिफाइन करते हैं कि वो पर्टिकुलर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा लिसन करने के लिए। अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो वो मेरे कौन से पोर्ट पे रीडायरेक्ट होगी, जो अपने एप्लीकेशन चला रही है या किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे चल रही है, कौन सी IP पे, कौन सी EC2 पे, इसमें लिसनर का कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, और क्या है, अब मैंने आपको एक बताया था टारगेट ग्रुप। ये हमारा टारगेट ग्रुप, जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि मेरी जब अगर DNS से लोड बैलेंसर से अगर कोई डेटा आ रहा है मेरे पर्टिकुलर EC2 पे, तो टारगेट ग्रुप में डिफाइन करूँगा मैं कहाँ पे कौन से EC2 पे रीडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप नंबर ऑफ मतलब EC2 डिफाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप में, और वही EC2 आप डिफरेंट टारगेट ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक टारगेट ग्रुप बनाया, उसमें आपने डिफाइन कर दिया कि मेरा इंस्टांस 1 जो है मेरे टारगेट 1 में यूज़ हो रहा है, तो आप वही टारगेट इंस्टांस 1 को टारगेट 2 वाले ग्रुप में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने एक में डिफाइन कर दिया तो वो दूसरी जगह यूज़ नहीं होगा, आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे लेट्स सपोज EZ का कॉन्सेप्ट होता है एबिलिटी जोन। अगर मेरा कोई EC2 इंस्टांस डिफरेंट एबिलिटी जोन में भी चल रहा है तो भी आप लोड बैलेंसर के थ्रू डेटा रीडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बनाते समय आपको उसमें चेकबॉक्स में टिक करना होता है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एबिलिटी जोन आपको तीनों में टिक करना पड़ेगा कि आपके किसी भी अगर इन पर्टिकुलर एबिलिटी जोन में अगर कहीं भी EC2 चल रहा हो और आपको डेटा रीडायरेक्ट करना है इधर से उधर, तो आपको ये चेकबॉक्स टिक करना पड़ेगा, तभी वो पर्टिकुलर एबिलिटी जोन में डेटा को या फिर अपने यूजर्स की जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा। अगर आपने इसको अनटिक कर दिया एक को भी, तो पर्टिकुलर जो अनटिक वाला एबिलिटी जोन होगा उसमें आपको कोई EC2 पे रीडायरेक्ट करना है अपना डेटा या फिर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो जब तक ये अनटिक टिक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोस्टली ये रखा जाता है कि इन केस आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको मतलब मोस्टली तीनों टिक रखें, नहीं तो आप आगे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये जो बताया था सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप आप डिफाइन करते हैं इनकमिंग ट्रैफिक कौन सा होना चाहिए मेरे लोड बैलेंसर पे, आउटगोइंग कौन सा होना चाहिए। लिसनर हो गया, लिसनर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTP और HTTPS जो हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में। ठीक है, ये हमारा टारगेट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, दिखा देते हैं। आपको ये सब बताएंगे जब प्रैक्टिकल कराएंगे, अभी मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक ये WA की फायरवॉल लगती है आपकी कि आप पर्टिकुलर कौन से IP को ब्लॉक करना चाहते हैं कि अपने वेब एप्लीकेशन पे एज अ फायरवॉल यूज़ करना चाहते हैं। ये देखिए टारगेट ग्रुप जैसे बताया ना, मैं इंस्टांस लेवल पे करना है आपको, IP एड्रेस पे करना है, लैम्डा फंक्शन पे करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। जब आप नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो आप उसके नीचे नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर के बाद एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, डायग्राम में भी आपको दिख जाएगा।
जैसे यहाँ पे आपका VPC से होके TCP से होके यहाँ पे ALB दिखा रहा है ना, ये आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। कि अगर आपने नेटवर्क लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर रखा है और आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर भी कॉन्फ़िगर होके आपका डेटा रिडायरेक्ट हो, तो यहाँ पे ये भी एबिलिटी है कि आपने अगर नेटवर्क लोड बैलेंसर चूज कर रखा है तो ही। ठीक है, इसमें देखते हैं। और आपका इसमें एक चीज़ और होता है, हेल्थ चेक। लेट्स सपोज आपकी कोई एप्लीकेशन, आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, जैसे हम लास्ट टाइम हमने आपको बताया था अपाचे जो है आपके वो 80 पोर्ट पे काम करता है। ठीक है, 80 पोर्ट पे लिसन करता है अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय होगी। तो अब इसमें हेल्थ चेक का भी कॉन्सेप्ट है कि आप हेल्थ चेक लगा सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर EC2 पे, जैसे मैंने पर्टिकुलर हेल्थ चेक लगा रखा है कि इस वाले EC2 पे मेरी एप्लीकेशन चल रही है 80 पोर्ट पे। ठीक है, मैंने एक हेल्थ चेक डिफाइन कर दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डिफाइन कर दिया कि लोड बैलेंसर का काम क्या होगा, वो हमेशा इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, बार बार अपने एंड से रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ से अगर मेरी एप्लीकेशन अप है तो यहाँ से इसको फीडबैक जाके इसको रिप्लाई करेगा कि मेरा ये EC2 वर्किंग में है। ठीक है, इन केस ये मेरा डाउन हो गया किसी रीजन की वजह से, इसको पता लगे कि मेरा एक सर्वर डाउन है, तो वो क्या होगा, इसको पे जो डेटा आएगा उसको रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट आएगी जो यहाँ पे लोड बैलेंसर के थ्रू जो रिक्वेस्ट आएगी वो भेजना बंद कर देगा, क्योंकि जो हेल्थ चेक हमने चेक किया, हेल्थ चेक हमारा फेल हो गया। तो अब जो होगा वो डेटा मेरा इस पे नहीं जाके ऐसे जाएगा, मेरे जो मल्टीपल EC2 इंस्टांस है उस पे जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ चेक जो होता है वो हमारे सब पे EC2 पे हम लगा के रखते हैं ताकि वो कंटिन्यू मॉनिटर करता रहे कि कोई EC2 डाउन होते तो फिर हमारे जो लोड बैलेंसर को वो रिक्वेस्ट जो सेंड करता है EC2 पे, वो रिक्वेस्ट सेंड करना बंद कर देता है। ठीक है, एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्टिकीनेस का। स्टिकीनेस जो है हमारा, मैं आपको वर्बली बता दूँ, जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे तब बताएंगे। स्टिकीनेस में क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने अपनी इंस्टांस बना दी, एक टारगेट ग्रुप में मल्टीपल इंस्टांस वो कर दिए, सेट कर दिए कि मेरे टारगेट ग्रुप में 4 EC2 चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरा यूज़र है जो बार बार मेरी एप्लीकेशन को मतलब 10 सेकंड में उसने मुझे 1000 बार हिट कर दिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है, नॉर्मल यूज़र होगा तो वो एक बार हिट करेगा, 2 बार करेगा। अगर मेरे पास 1000 बार हिट आ रही है तो मतलब कोई हैकर है जिसने मतलब मेरी वेबसाइट को हैक करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टिकीनेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। उसमें क्या करूँगा, मैं एक इंटरवल डिफाइन कर दूंगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं क्या करूँगा, उसको है एक पर्टिकुलर EC2 इंस्टांस पे रिडायरेक्ट कर दूंगा कि अगर पर्टिकुलर इस IP से अगर मेरे इस पे EC2 पे रिक्वेस्ट आ रही है तो ये पर्टिकुलर इसी EC2 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए। जो मेरे टारगेट ग्रुप में 4 थे उसमें से एक डेडिकेट कर दूंगा कि अगर इस IP से कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो पर्टिकुलर इसी पे रहे, वो और किसी उस पर रिडायरेक्ट ना हो। क्योंकि अगर कोई मेरा हैकर भी हुआ तो उसने हैक किया तो मेरा पर्टिकुलर एक ही EC2 डाउन होगा, बाकी 3 जो है, क्योंकि अगर मेरा लोड बैलेंसर के थ्रू डेटा इधर उधर जाता रहा तो क्या पता मेरी वेबसाइट हैक हो जाए और मेरे जो 4 इंस्टांस जो चल रहे हैं वो चारों डाउन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि एक ही पर्टिकुलर EC2 पे उसका जो रिक्वेस्ट है वो उसी पे जाए, चाहे वो कितनी बार भी हिट करे। ठीक है, तो अगर वो मेरा अगर हैक भी कर लेता है तो अगर उसने डिलीट भी कर दिया तो मेरी जो बाकी 3 EC2 इंस्टांस है वो अप एंड रनिंग में। ठीक है, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो उसमें कोई डाउन टाइम नहीं आएगा। ठीक है, इस स्टिकीनेस का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब हम जैसे DDoS अटैक कहते हैं शायद हैकिंग के उसमें, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होता है कनेक्शन ड्रेनिंग। कनेक्शन ड्रेनिंग का मतलब क्या होता है
कि मेरी जैसे एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, मैंने 4 EC2 एक टारगेट ग्रुप में डिफाइन कर रखे, 4-5 जो भी, ठीक है। तो मेरे एक पर्टिकुलर यूज़र की रिक्वेस्ट आई एक EC2 पे, ठीक है। लेट्स सपोज उसका कोई पेमेंट का पेज खुला है, उसने पेमेंट करी, ठीक है। अब किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, टारगेट ग्रुप से उस EC2 को डिटैच कर दिया, मतलब उससे निकाल दिया। तो कनेक्शन ड्रेनिंग में क्या होता है कि हम एक टाइम इंटरवल डिफाइन करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 300 सेकंड का होता है, कि अगर किसी एडमिन ने पर्टिकुलर उस EC2 इंस्टांस को हटा दिया जिस पे मेरा यूज़र या अपनी पेमेंट कर रहा था या कुछ कर रहा था, तो वो जब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक मैंने जो इंटरवल डिफाइन कर रखा है तब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। जैसे ही 300 सेकंड मेरा कंप्लीट होगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिटैच होके मेरा फ्री हो जाएगी टारगेट ग्रुप से। तो मतलब यूज़र को ये भी होता है कि अभी मेरे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट बाद उसकी जो रिक्वेस्ट है अगर वो रिफ्रेश करता है तो कहीं और रिडायरेक्ट हो गई। एकदम से ये नहीं होता कि वो डिटैच हो गई और यूज़र अगर मैं अपनी पेमेंट कर रहा है तो उसकी पेमेंट रुक गई। तो वो क्या करता है, हम एक टाइम इंटरवल डिफाइन कर देते हैं कि अगर किसी एडमिन ने गलती से या जैसे भी कर दी, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद 300 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाए, ठीक है। तो हम उससे बचने के लिए ये कनेक्शन ड्रेनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम जैसे अब हमने ये सब सेटअप कर दिया, अब हमें ये भी तो देखना कि मेरे इस पे कौन सी यूज़र आ रहे हैं, कौन सी IP से यूज़र आ रहे हैं, पूरा लॉग कलेक्ट करना है। तो लॉग्स को अगर हमें कलेक्ट करने के लिए हम एक S3 नाम के स्टोरेज सर्विस होती है, उसका यूज़ करते हैं, ताकि जो भी मेरे लोड बैलेंसर पे अपने इस पे यूज़र्स आएंगे तो उनका जो डेटा है वो मेरे को वहाँ पे सेव हो जाए। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, सब क्लियर है? क्लियर है। हम लैब करें आज या फिर 10 मिनट बचा है? आज के लिए इतना ही रखते हैं मतलब। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस में कोई डाउट है या इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। इसमें